इस वक्त मुझे ज्वाइन करें खालिद चिश्ती साहब, डिफेंस एनालिस्ट, और ज़ाहिर शाह शिराजी, सीनियर सहाफ़ी, माहिर अफ़गान उमूर। बहुत शुक्रिया आप सबका। खालिद चिश्ती साहब, कल वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि हम अफ़गानिस्तान के अंदर एक क्लीन अप ऑपरेशन करने वाले थे। कतर और तुर्की ने कहा कि मुज़ाकरात से मामला हल करने चाहिए, लेकिन मुज़ाकरात से तो मामला हल नहीं हुए और मीडिएटर्स के लिए ये काफ़ी एम्बैरसिंग सिचुएशन भी थी। बॉर्डर बंद करने के बावजूद भी पहले इस्लामाबाद कचहरी हमला हुआ, आज भी खैबर पख्तूनख्वा में एक मस्जिद को टारगेट किया गया, वाना कैडेट कॉलेज का अटैक। तो क्या एक बार फिर पाकिस्तान को मजबूर किया जा रहा है कि बड़े पैमाने पे एक काइनेटिक ऑपरेशन शुरू किया जाए? जी बतूल, बहुत शुक्रिया आपने इनवाइट किया। देखिए, अक्सर औकात जब भी इस तरह के ऑपरेशंस किए जाते हैं उसके एक प्रिंसिपल या एक असूल बड़ा लाउड एंड क्लियर डिक्लेयर किया जाता है और वो होता है कंसिस्टेंसी, फोकस्ड और ऑल आउट। ऑब्वियसली इसलिए किया जाता है कि जब इस तरह के दहशतगर्द आपके इलाके पर हमला करते हैं, उनके हाइड आउट्स होते हैं, उनकी रीलोकेशन का ऑप्शन होता है। जब आप पॉज करते हैं किसी का, जो अभी आप कह रही थी कि हमारे वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि हमें ऑल आउट जा रहे थे लेकिन हमें फिर रोका गया, ये टैक्टिकली इस तरह या ऑपरेशनली इस तरह का ऑपरेशन में पॉज नहीं दिया जाता। आमतौर पर जब इस तरह का ऑपरेशन किया जाता है तो ऑल आउट किया जाता है, जैसे मैंने कहा, इस वजह से कि आप जब इनको ब्रेक देते हैं तो उनको आपके डिथैलिटी का पता लग जाता है, वो रीलोकेट कर लेते हैं, हाइडिंग में चले जाते हैं, रीग्रुप कर लेते हैं। तो ये अब एक प्रिंसिपल के खिलाफ था जो टेररिज्म के खिलाफ है, नंबर 1। लेकिन मैं उस वक्त से ये कह रहा हूँ और मुझे आइडिया था कि ये बड़ा प्रेशर होगा दोस्त ममालिक का कि आप एक ब्रेक दे दें या एक पॉज करें ताकि हम एक चांस दें। देखिए, पोजीशन टू हर्ट या पोजीशन टू बार्गेन या पावर टू हर्ट या पावर टू बार्गेन इसको कह लें, ये आपको पावर टू बार्गेन बाद में देती है। जितनी आपकी पोजीशन हर्ट करने की होती है उतनी आपको बार्गेनिंग बाद में बेहतर ऑप्शन आ जाती है। अब आपने पावर टू हर्ट होने के बावजूद रिस्ट्रेन किया। यही शायद बाद दफा टेररिस्ट मिसकैलकुलेट करते हैं कि शायद आपके या कन्विक्शन नहीं है या आपकी कैपेबिलिटी नहीं है या आपको लोकेशन उनकी नहीं पता। ये मैं आपको कंफर्म कर सकता हूँ कि मैसिव हमें इंफॉर्मेशन थी मुसल्लह अफवाज को। ऑलमोस्ट 100 अगर टारगेट कंसिडर हुए थे तो 5 या 10 सिर्फ किए गए थे न्यूट्रलाइज, और वो भी इस वजह से किए गए थे, जैसे मैंने कहा, कि रिस्ट्रेन किया जाना था। हम चाहते थे कि ऑल आउट ना हो, एस्केलेट ना हो। और दूसरा, आपने खुद ही मेंशन किया कि दोस्त ममालिक का भी बहुत प्रेशर था कि हम नेगोशिएशन टेबल पर लाएं। मेरा मानना उस वक्त ये था कि इस तरह रुकना नहीं चाहिए। एंड आई थॉट शायद दोस्त ममालिक जो कतर और तुर्की थे वो इतना इन्फ्लुएंस यूज कर लेंगे और तालिबान को भी शायद ये झलक पता लग गई होगी कि हमारी मुसल्लह अफवाज की क्या कैपेबिलिटी है, तो शायद वो मुज़ाकरात पर आ जाएंगे। ना सिर्फ आएंगे बल्कि कोई कंक्लूजन की तरफ होगा। लेकिन वो एक अलग फैक्टर है जिस पर शायद आप बाद में बात करना चाहेंगे कि इंडियन फैक्टर आ गया और उसकी वजह से जाहिर है वो बार्गेनिंग। जी चिश्ती साहब, ये आपने बहुत अहम नुक्ता उठाया, मैं इसी को कंटिन्यू करूँगी, फिर वापस आते हैं। शिराजी साहब, ये जो चिश्ती साहब बात कर रहे हैं कि कंटिन्यू करना चाहिए था, मुख्तलिफ ब्रीफिंग्स में और जब मुख्तलिफ सवालात के जवाब दिए जाते हैं तो ये कहा गया कि कंटिन्यूटी इसलिए भी नहीं थी क्योंकि टेररिस्ट रीलोकेट हो गए थे और कोलेटरल डैमेज का ख़तरा था और पाकिस्तान कभी नहीं चाहता कि अफ़गानिस्तान की आवाम हर्ट हो या उनको कोई तकलीफ़ पहुँचे। लेकिन अब पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शन रह गया है, क्योंकि आपने अपनी स्ट्रैटेजी को भी रिवैम्प किया, मुज़ाकरात करके भी देख लिए। क्या अब किसी भी सूरत में पाकिस्तान कंटिन्यू करेगा अटैक्स? देखिए बतूल, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जब गोरिल्ला वारफेयर है तो आप किसी एक मतलब पहले से प्लान्ड किसी मरकज़ के ऊपर ज़रूर ऑपरेट कर सकते हैं, लेकिन इनकी टैक्टिक्स ये हिट एंड रन टैक्टिक्स है, चाहे वो कबायली इलाकों के अंदर है चाहे वो अफगानिस्तान के अंदर है। हाँ, अफगानिस्तान के अंदर उनकी मूवमेंट इस लिहाज से रिस्ट्रिक्टेड है कि तकरीबन 6-7 जो हमारे बॉर्डरिंग जो उनके प्रोविंसेस हैं, पख्तिका, खोस्ट, कुनड़, जो कि बॉर्डर करते हैं नॉर्थ वजीरिस्तान के साथ, साउथ वजीरिस्तान, मोमन और बाजोर, क्योंकि यहाँ से उनकी इंट्रूजन होती है, वो यही से कोशिश करते हैं कि अटैक करें। अगर आप व्हेन इट कम्स टू बैंड TTP, अगर आप BLA और दूसरे जो बलोच टेररिस्ट हैं, अगर उनकी बात कर, मोर रिलाइंग ऑन द बलोच साइड, तो ये एक चीज़ है ज़रूर। बिल्कुल हमारे पास कोऑर्डिनेट भी थे, हमने शेयर भी किए, हमने बताया भी और हमें कंटिन्यू भी करना चाहिए था। लेकिन उसमें एक चीज़ है, यहाँ मेरे ख्याल में इस पर कोई बात नहीं करता कि जो हमारे बड़े करीबी दोस्त मुल्क तुर्की है या कतर है, उनके अपने इंटरेस्ट भी थे इस तमाम मामले के अंदर। उन्होंने एक लिहाज से पाकिस्तान को भी डिच करने की कोशिश की है, वो अपने मफादात को सिक्योर करने की, इसी वजह से शायद ज़रा सा लिवरेज मिला और जो तालिबान है उन्होंने कोशिश की कि ज़्यादा स्टबननेस शो करे, वो इरिटेशन उनका ज़्यादा था। ऑब्वियसली इंडियन फैक्टर ज़रूर था, शायद उनका ये ख्याल था कि इंडिया उनको आउट ऑफ द वे सपोर्ट करेगा। लेकिन इस वक्त जो नई डेवलपमेंट हो रही है वो ये है
कि आपके अफगानिस्तान के अंदर से खुद जो है ना वो आवाज़ें उठनी शुरू हो गई। आपका नेशनल डिफेंस जो उनका रेजिस्टेंस फ्रंट है वो उठ खड़ा हुआ है, पॉलिटिकल फ्रंट उनका जो है आवाज़ें उठा रहा है। कुछ इतलात ये भी है कि हिरात में इस्माइल खान साहब वो फॉर्मर जहादी कमांडर थे, उनकी जानिब से जो है वो रेजिस्टेंस शो किया जा रहा है। बदख्शां में जमातुल अहरार और टीटीपी का आपस में क्लैश हुआ है। तो मेरे ख्याल में अब अफगानिस्तान के अंदर उनकी अपनी न्यूट्रलाइजेशन होगी। और एक बड़ी खबर मैं आपको दूं कि जो बड़े करीबी साथी हैं मुल्ला नईम अखुन, जो कि मुल्ला हिबतुल्ला अखुनज़ादा के बड़े करीबी साथी हैं और जो कुनड़ के गवर्नर हैं, वो गए हैं हमारे कौंसल जनरल जलालाबाद में अब्दुल्ला साहब के पास और उनको बाकायदा रिक्वेस्ट की है कि हम टीटीपी वाले मामले के ऊपर बातचीत करने के लिए तैयार हैं। कुछ इनसाइड खबरें ये आ रहे हैं कि 100 के करीब जो टीटीपी के मिलिटेंट्स थे शायद उनको गिरफ्तार भी किया गया है, बट स्टिल इट इज नॉट एनफ। दूसरा देखिए, इस वक्त आप चाइनीज जो मरे हैं, खासतौर पर ताजिकिस्तान, पाकिस्तान और चाइना ने, कुछ रिपोर्ट्स ये भी है कि दे वांटेड टू हैव अ जॉइंट पेट्रोलिंग ऑन द बॉर्डर। ये एक बड़ी डेवलपमेंट होगी कि इन्होंने अनाउंस किया है कि हम मिल के अफगानिस्तान से जो टेररिज्म आएगा उसको फाइट करेंगे। तो मेरे ख्याल में अफगान तालिबान काफी मुश्किल सूरत हाल के अंदर फंस गए। ठीक है शिराज साहब, आप यहाँ पे रुकिएगा, मैं इसको आगे बढ़ाएंगे थोड़ी देर में। खालिद चिश्ती साहब, एक तो ये बात जो शिराज साहब ने किया कि कुछ फैक्टर्स को अफगानिस्तान के अंदर इंक्लूसिवली ही न्यूट्रलाइज किया जाएगा, एंड एट द सेम टाइम काबुल कंदहार ग्रुप और इनकी आपस में फ्रिक्शन, ये कितना अहम फैक्टर है उस प्रेशर के साथ जिसका जिक्र शिराज साहब कर रहे हैं। बतूल, एक चीज़ मैं क्लियर करता चलूं कि एक फियर ऑफ कोलैटरल डैमेज बिल्कुल नहीं था। एक महीने के पिछले सवाल में हम डिस्कस कर रहे थे, कोलैटरल डैमेज इसलिए नहीं था कि हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो इंतहाई एक्यूरेट है, ऑथेंटिक है और रीवेरीफाइड थी जिस पे हमने किया था। उसके बावजूद क्योंकि हम एस्केलेट नहीं करना चाहते थे, वही जो हमने दोस्त मुल्कों की बात की, और हम भी चाहते थे कि एक पावर टू हर्ट कंप्लीट, तो जाहिर है हम एक्सपैंड नहीं करना चाहते थे, इसलिए बड़ा केयरफुल किया गया था। एक बात जो आप बात कर रही हैं कि इंटरनल डायनामिक्स है, हमें ये मेक श्योर करना चाहिए, और मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि हमें ये मैसेज देना चाहिए अफगानिस्तान के लोगों को कि ये ऑपरेशन आपके खिलाफ नहीं है, ये आपके ऊपर जो रजीम है, मुसल्लत है, बाय फोर्स है, ये उसके डिसीजंस की वजह से आप पर जो शेडो आता है या आपकी सफरिंग होती है, ये उसकी आप प्राइस दे रहे हैं। हमारा आपसे इख्तलाफ डायरेक्ट कोई नहीं है। पहली बात, उनके जो ग्रुप्स हैं ये बहुत ज़्यादा पुश एंड पुल, ये पावर हब्स इनको मैं कहता हूँ कि ये तो पावर हब्स हैं बुनियादी तौर पर। इस वक्त सिर्फ TTA जो है वो सबसे बड़ा पावर हब है, उसके पास पावर ज़्यादा है, उसके फुट सोल्जर ज़्यादा हैं, अब वो ज़्यादा कंट्रोल कर रहा है। लेकिन ये नहीं हम कह सकते कि बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है। इसी वजह से उनकी मजबूरी ये बनती है कि उनको ये समझ है कि अगर हमने एक्शन लिया और इवन सिग्नेचर कर दिया किसी ऐसे एग्रीमेंट पर, तो बाकी जो ग्रुप्स हैं जो समझेंगे कि पोटेंशियली हम भी टारगेट हो सकते हैं, वो आपस में मर्ज करने या एक दूसरे से कॉपरेशन शुरू कर देंगे और हमारे TTA के खिलाफ एक कैंपेन शुरू कर देंगे। आई थिंक सबसे बड़ी वजह यह है कि वो साइन तक नहीं करने को तैयार। नंबर 1 कंधार ग्रुप है, कंधार खुद एक 2 ग्रुप्स में डिवाइडेड है, एक एक्सट्रीमिस्ट है और एक कहीं से रिलेटिवली मॉडर्न है। काबुल ग्रुप एक और है, नॉर्दर्न अलायंस और है, अहमद शाह मसूद के बेटे इंडिपेंडेंट हैं, गुलबदीन हिकमतयार, यानी अभी इतने ज़्यादा फैक्शंस हैं कि आपको यही नहीं पता किसको करना है। ये हम तो सिर्फ तालिबान से TTA से इसलिए बात करते हैं कि उनका प्रेडोमिनेंटली एक विजिबल कंट्रोल है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि ये जो तालिबान का ग्रुप है, TTA की बात करें, देखिए ये एक स्टेट के तौर पे नहीं एक्ट कर रहे, वो एक ग्रुप की तरह, जत्थे की तरह एक्ट कर रहे हैं कि हमारे पास पावर है, जैसे वो अभी तक टेररिस्ट मोड में है या एंटी सोशल एक फैब्रिक के खिलाफ वो काम करते हैं। लेकिन चिश्ती साहब ये बताइएगा कि जो अंदर से TTA को प्रेशर है, जो उनके इंटरनल लिफ्ट्स हैं, क्या उनकी तवज्जो उस पर ज़्यादा है या पाकिस्तान के साथ डिप्लोमेटिकली या एनी हाउ वो डील करने पे ज़्यादा तवज्जो है, और इस वजह से वो दे आर नॉट एबल टू रीड द फैक्ट कि वो मैनिपुलेट हो रहे हैं और एक्सप्लॉइट हो रहे हैं इंडिया की वजह से? क्योंकि वॉशिंगटन पोस्ट में एक तफसीली आर्टिकल लिखा गया इसी हवाले से आज। देखिए, मेरा मानना ये है कि ये तमाम के तमाम जो खास तौर पे हुकूमत में ग्रुप है, उनके लिए जो इनस्टेबिलिटी है वो स्टेबिलिटी होती है। मैं अक्सर ये बात करता हूँ कि वो जितना इनस्टेबल होगा अफगानिस्तान, उतनी ही उनकी रेलेवेंस रहती है, दुनिया उनको इंगेज करना चाहती है, इंसेंटिव देना चाहती है। आज अफगानिस्तान स्टेबलाइज हो जाए, जैसे एक नॉर्मल दुनिया के मुल्क रह रहे हैं उस तरह होना शुरू हो जाए, तो जाहिर है कौन इनको इंगेज करेगा, कैसे इंसेंटिव देगा? जैसे इंटरनेशनल बाय लॉज या इंटरनेशनल रूल जो अक़वाम मुत्तहिदा जैसा भी है, अगर उसके कवानीन को सब फॉलो करें कि नेबरहुड का ख्याल करें, इंटरनेशनल पॉलिसी के एक जैसी होनी चाहिए, टेररिज्म को कोई सपोर्ट ना करे, तो फिर रेलेवेंस क्या रहती है इनकी? यही तो रेलेवेंस उनकी रहती है कि उनके इंस्टेबिलिटी फैक्टर को वो कन्वर्ट करते हैं इनटू डिफरेंट एडवांटेजेस, फाइनेंशियल एडवांटेजेस, मिलिट्री एडवांटेजेस,
पॉलिटिकल एडवांटेजेस, वो पुश एंड पुल उनके लिए लगता है कि मैटर ऑफ सर्वाइवल है। दैट इज अ प्रॉब्लम जिसकी वजह से आपने नोट किया कि वो बार्गेनिंग चिप के तौर पे इसको यूज करते हैं। इंडिया फैक्टर जो अभी बात कर रहे थे हम पहले सवाल के जवाब में कि इंडियन फैक्टर आता है क्योंकि एक बोली लगने वाला जिसकी लगनी है वो बोली लगवा रहा है तो देने वाले बहुत मिल जाते हैं उसको। ये सबसे बड़ा एलिमेंट इस चाहिए। हालांकि मैं अगर ये स्टूडेंट ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स अगर मैं कहूं तो देखिए चाइना ने सबसे ज्यादा इंसेंटिव देने की पोजीशन में था और है भी आज, इंडिया से कहीं ज्यादा। उन्होंने चाइनीज ने कहा कि हम आपको नॉर्थ की तरफ ट्रेन का रास्ता देते हैं बनाकर, फिर उन्होंने कहा कि हम आपको सी पैक में शामिल करते हैं। अगर आप सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जस्टिफिकेशन दें कि हम तो ग्रो करना चाहते हैं, इंडिया हमें डेवलप कर रहा है, अहमद जो था तरकई के ज़माने से लेके आज तक आपने देखा, अहमद करजई के ज़माने से लेके बाद में जितनी डेवलपमेंट्स हुई हैं, इंडिया ने तो उनको कोलैबोरेट किया उनके साथ। बिल्कुल बिल्कुल चिश्ती साहब इसको आगे बढ़ाते हैं। और शाह साहब के लिए भी एक सवाल है। शाह साहब, आप पहले भी बात कर रहे थे कि जो चाइनीज सिटीजन भी मारे गए हैं, अमेरिका में भी नेशनल गार्ड पे हमला हुआ, इसमें अफगान शहरी मुलव्वस निकला। अमेरिका ने अफगान शहरियों की इमिग्रेशन के ऊपर पाबंदी लगाई है और इसमें भी ये एक बहुत एम्बैरसमेंट है अफ़गानिस्तान के लिए। फिर ताजिकिस्तान पे एक ड्रोन हमला हुआ जिसमें चीनी शहरी जाँ बहक हुआ, इसमें भी अफ़गानिस्तान का नाम आया। तो अब आपको लगता है कि TTA इज़ बिकमिंग अ ग्लोबल थ्रेट? उनकी ज़मीन तो इस्तेमाल होती रही है ग्लोबली हमले करने के लिए, लेकिन अब अमेरिका और चाइना दोनों बड़े मुल्क इसमें इन्वॉल्व हैं इन रिसेंट हमलों में। तो ये कोई नई पेशरफ्त देख सकते हैं हम डायनामिक्स में? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अफगानिस्तान की सरजमीन पर ट्रांस बॉर्डर टेररिज्म यूज़ होती रही है और जो पाकिस्तान बार बार बात करता रहा है पिछले 4-5-6 महीने, बल्कि ऑलमोस्ट 1 साल हो गया है कि अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए दोहा एग्रीमेंट के मुताबिक। आज आपने देखा कि चाइनीज़ जो मरे और ख़ासतौर पर ताजिकिस्तान के अंदर मरे, इससे ये एक चीज़ भी वाज़ेह हो रही है कि जो सेंटर है, ये ताजिकिस्तान में पहला हमला नहीं है, इससे पहले भी कई हमले हुए और ताजिक गवर्नमेंट ने इनके साथ बाकायदा एक इशू उठाया भी है। बल्कि इस हद तक मैं ये कहूँगा कि इनसाइडर ये कह रहे हैं कि ताजिकिस्तान के अंदर बाकायदा एक अफगान तालिबान की रिजीम चेंज के हवाले से भी एक मुकम्मल मनसूबा बनाया गया और इवन पाकिस्तान से न्यूट्रल रहने की रिक्वेस्ट की गई। लेकिन इस वक्त मैं ये समझ रहा हूँ कि देखिए, इंटरनेशनली वो चीज़ जो पाकिस्तान कह रहा था वो आज होने शुरू हो गई है। चाइना ने इस चीज़ को उठाया, रशिया ने उठाया, फिर आपने देखा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर डेनमार्क ने इस चीज़ को उठाया। फिर आप ISK का जो इशू है, देखिए सनाउल्लाह गफारी इज़ वेरी मच विजिबल देयर और मूव कर रहे हैं ISK के 3-4 हज़ार दहशतगर्दों के साथ। दूसरा, कल तकरीबन पिछले हफ्ते एक बड़ा डिसीजन किया है अफगान तालिबान ने फिर, और जो वो पाकिस्तान को धमकियां देते रहे कि हम आपके पास सुसाइड बॉम्बर्स भेजेंगे, 3200 के करीब जो हार्ड लाइन टेररिस्ट एलिमेंट्स थे, TTP के, BLA के, BRA के, इवन TIP के, जो चाइनीज यूगर मिलिटेंट्स हैं, उनको रिहाई दी है अफगान जेलों से। 4500 के करीब ऐसे जो हार्ड कोर मिलिटेंट्स थे और जो क्रिमिनल्स थे उनकी सजाओं में कमी की है। तो आप ये बताइए, तकरीबन 7-8 हज़ार के करीब जंगजू दोबारा जब जेलों से निकलेंगे तो वो कहाँ जाएंगे? वो TTP को भी ज्वाइन करेंगे, ISK को भी ज्वाइन करेंगे। तो एक जो पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू था, अब इंटरनेशनली वो एक्नॉलेज हो गया है कि अफगानिस्तान की सरजमीन जो इस्तेमाल हो रही है फॉर एक्सपोर्ट ऑफ टेररिज्म। आज जो फॉर्मर जनरल थे रशीद दोस्तम, उन्होंने कंडेम किया है कि भाई अफगानिस्तान से एक इंडिविजुअल जाके अगर जो है वो रिप्रेजेंट करता है अफगानिस्तान के नाम को बदनाम करता है अमेरिका के अंदर, तो इसमें अमेरिकी पॉलिसी मेकर भी शामिल है जिन्होंने हज़ारों की तादाद में अफगानियों को बगैर किसी वेरिफिकेशन और बगैर किसी वीज़े के वो जहाज़ों में भर भर के वो अमेरिका लेके जाते रहे। तो उन्होंने ये भी डिमांड की कि आप जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान सारी चीज़ें होंगी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि अमेरिका और उसके इत्तेहादी शायद एक बार फिर अफगानिस्तान को टर्मोइल में छोड़ के गए। 7.2 बिलियन डॉलर से ज़ायद का असला पड़ा है। आपके पास हज़ारों की तादाद में किराए पे अवेलेबल दहशतगर्द मौजूद है जिनका काम ही जंग लड़ना है। जो इस वक्त चिश्ती साहब बात कर रहे थे कि देखिए, अफगान तालिबान के 2021 में पावर में आने के बाद ये एक नॉन स्टेट एक्टर थे और उन्होंने हर उस नॉन स्टेट एक्टर को शेल्टर किया, प्रिवेंट किया, उसको फंड किया जो कि उनकी आइडियोलॉजी के साथ चलता है। तो मैं बिल्कुल इससे इत्तेफाक करूंगा कि ये एक इंडस्ट्री के तौर पे वो इस्तेमाल करें। और एक चीज़ जो बड़ी अहम है वो ये है कि सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, अब हमने देखा कि सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स को भी वो डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, वो रशिया को भी करना चाहते हैं। शिराज साहब, मुझे सेगमेंट वाइड अप करना और आप दोनों के लिए एक सवाल है, पहले आप इसका शॉर्टली जवाब दीजिएगा, फिर चिश्ती साहब की तरफ जाऊंगी। ये भी खबरें आ रही हैं कि कुंडी साहब को तब्दील किया जा सकता है बतौर गवर्नर KP। 6 नामों पर गौर हो रहा है, इनमें से 3 सियासी हैं, 3 गैर सियासी हैं। फॉर्मर जनरल्स को सेलेक्ट किया जा सकता है। वैसे पॉलिटिकली फैसल करीम कुंडी तो हार्मलेस जर्नलिस्ट हैं, व्हाई वुड
एनीबडी वुड लाइक टू चेंज हिम, क्योंकि पीपल्स पार्टी का तो काफ़ी कॉर्डियल रिलेशनशिप रहा है जो भी चेंजेस हैं। तो मेरा सवाल ये कि क्यों करने की ज़रूरत आई है और पड़ेगी, क्योंकि अगर नॉन कॉपरेशन की बात करें तो वो तो पीटीआई के चीफ मिनिस्टर हैं जो नहीं कर रहे बहुत मैटर्स के ऊपर। मेरे ख्याल में ये तो आप नेशनल लेवल की पॉलिटिक्स की बात कर रही हैं। मेरी एमपी साहब से बात हुई और उन्होंने कहा कि जी उनको अभी तक तब्दीली के हवाले से किसी किस्म की इंडिकेशन नहीं दी गई और अगर जरदारी साहब चाहते हैं तो वो पार्टी के नुमाइंदे हैं वो तब्दील हो जाएंगे। तो ये अब फैसला होगा नेशनल लेवल के ऊपर पार्टी का कि जरदारी, आसिफ अली जरदारी साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसको गवर्नर लगाना चाहते हैं। जाहिर बात है कि जिस वक्त ये हुकूमतें बनी तो उस वक्त तमाम आईनी ओहदे, चाहे वो स्पीकर का था, चाहे वो गवर्नर का था, केपी के पंजाब के गवर्नर का था, तो वो तो टेक्निकली उन्होंने लिए। अब अगर मुस्लिम लीग नवाज इस पोजीशन में आ गई है कि 2/3 मेजोरिटी उसकी बन रही है, तो सारी बात है कि अगर सेंट्रल लेवल के ऊपर कोई अगर दोबारा सियासी जोड़ तोड़ होता है तो ऑब्वियसली फिर पीएमएलएन चाहेगी कि उसका गवर्नर हो, वो केपी के कंट्रोल करना चाहती होगी। मे बी एस्टेब्लिशमेंट के साथ उनका कोई आपस में कोई ऐसा पैचअप हो रहा हो। तो ये मेरे ख्याल में मुख्तलिफ किस्म की आइडियोलॉजीज है जिसके ऊपर बात हो रही है। लेकिन अभी तक टुंडी साहब का खुद ये कहना है, उन्होंने मुझसे बात की है कि उनको अभी तक मालूम नहीं है, लेकिन अगर उनको हटाया जाए तो मेरे ख्याल में वो पार्टी के फैसले को जो है मानने के लिए तैयार है। बहुत शुक्रिया, आप दोनों प्रोग्राम में ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।